दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी हाल ही में एक पेपर कटिंग दैनिक भास्कर के द्वारा जारी किया गया था। उसमें 2 पॉइंट वहाँ पर दिया गया था। इन चीज़ों को लेकर आपने पूछा था कि सर इस पॉइंट को क्लियर करवाइए। तो देखिए, आपने पूछा था कि वंशावली जो लग रही है, वंशावली क्योंकि बनाने में समस्या होती है लोगों को। या तो आप जो है अपने जनप्रतिनिधि से नहीं बन पा रहे हैं, या आप कोर्ट के द्वारा नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसे में पेपर में बताया गया था कि वंशावली अगर आपको लग रही है तो आप खुद से भी अगर चाहे तो एक सादे पेज पर बनाकर भी उसे 100 अभिप्रमाणित कर सकते हैं और वो दे सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर आपने पूछा था कि ये बात सही है या नहीं है, तो सर के थ्रू ही जानेंगे। और एक और पॉइंट उसमें दिया गया था कि जो मौखिक बंटवारा है, वो मौखिक बंटवारा भी जो है मान्य होगा। तो कहाँ तक इसकी सच्चाई है, सर से थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, सर्वे के कार्य में जो वंशावली का आप लोगों से मांगा जा रहा है, उसके लिए कई प्रावधान किया गया है। सरकार का जो प्रावधान है वंशावली बनाने का, जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसके अनुसार आप लोगों का जो वंशावली बनता है, उस वंशावली में कई लोगों का हस्ताक्षर है, कई लोगों के द्वारा वो प्रमाणित किया जाता है, सत्यापित किया जाता है, तब आपको वो वंशावली निर्गत की जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को काफ़ी दौड़ भाग करना पड़ता है, कोर्ट का चक्कर लगाना है, क्योंकि उसमें एफिडेविट में मांगा जा रहा है। और कई सारे जनप्रतिनिधि हैं उसमें, जैसे मुखिया हो गए, वार्ड मेंबर हो गए, आपके गांव के जो चौकीदार होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है उस पर, आपके जो आंगनवाड़ी सेविका होती हैं, जो वार्ड के आंगनवाड़ी सेविका होंगी, उनका हस्ताक्षर होगा। और आपके समाज के ही गांव के 2 लोग एज ए गवाह, जिनकी गवाही पे कि ये वंशावली बिल्कुल सही है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो वो सत्यापित करने हेतु गवाह के तौर पर भी हस्ताक्षर करते हैं, उनका आधार कार्ड मांगा जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत समय लगता है, आप लोग भाग दौड़ करते हैं, कोर्ट का चक्कर लगाते हैं, अलग अलग जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं। तो ये सब चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप लोगों को एक और सुविधा दी गई है कि आप लोग सादे पेपर पे, किसी भी रफ पेपर, जो सादा पेपर आता है, बिल्कुल सादे पेपर पे आप लोग वंशावली अपना बनाकर और उसको सेल्फ अटेस्टेड करके, जिसको स्वअभिप्रमाणित बोलते हैं, यानी कि आप उस पर हस्ताक्षर कर दीजिएगा। हस्ताक्षर करने से ये साबित होगा कि ये जो वंशावली बना है, जो वंशावली ऊपर में बनाई गई है, वंश वृक्ष बनाया गया है, वो बिल्कुल आपके द्वारा बनाया गया है और आप उसके में ये बताते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है। तो इसके लिए आपका वहाँ पे हस्ताक्षर लिया जाता है। तो आपको अलग अलग जगह पर, अलग अलग ऑफिस में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको वंशावली खुद से भी बना सकते हैं। आपको ये प्रावधान दिया गया है कि सादे पेपर पे आप वंशावली बनाइए और वंशावली बनाने के बाद उस पर अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। हस्ताक्षर करने से वो एक तरह से वेरीफाई हो जाता है और फिर उसका पुनः वेरिफिकेशन हम लोगों के विभाग की तरफ से, सर्वे डिपार्टमेंट की तरफ से उसको सत्यापित करवाया जाता है। वो सत्यापित कराने का तरीका ये है कि आपके गांव में हम लोग आम सभा लगाते हैं। जैसा कि पूर्व में आप लोग देखे होंगे कि सर्वे की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी तो आप लोगों को सूचना देने के लिए प्रचार प्रसार हेतु आम सभा का आयोजन किया गया था। वैसे ही आपके गाँव में, आपके समाज के बीच में बैठकर हम लोग आम सभा लगाएंगे और आम सभा में आपके द्वारा जो वंशावली प्रस्तुत की गई है, जो उपलब्ध कराई गई है सर्वे कार्यालय को, उसको पढ़ के वहाँ पर सुनाया जाएगा और आपके ही समाज के लोगों के बीच में वो पूछा जाएगा कि इनके द्वारा जो ये वंशावली प्रस्तुत की गई है, जो स्वअभिप्रमाणित करके जो प्रस्तुत की गई है, ये बिल्कुल सही वंशावली है या नहीं है। इसमें किसी का नाम छूटा तो नहीं हुआ है, बहन बेटी वगैरह का नाम छिपाया तो नहीं गया है। अगर आपके ही समाज के लोग उसको सत्यापित कर देते हैं कि नहीं, बिल्कुल सही वंशावली बनाया गया है, तो उसको कानूनगो महोदय या शिविर प्रभारी जो होते हैं, इनके द्वारा अनुमोदित करा लिया जाएगा। अनुमोदन के उपरांत फिर उस वंशावली की मान्यता रहेगी, उसके आधार पर आपका नया खतियान बनेगा। लेकिन अगर उसमें कुछ कमी पाई जाती है, आपके ही समाज के बीच के कुछ लोग उस पर आपत्ति कर देते हैं, तो आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। निराकरण करने का सेंस ये है कि जिन लोगों का नाम उसमें छुटा रहेगा या कम रहेगा या कुछ उसमें छेड़छाड़ की रहेगी, तो वो नाम पूछ करके आपके समाज के ही लोगों के बीच में वो वहाँ पर दर्ज किया जाएगा और दर्ज करने के उपरांत उसको सत्यापित करने के बाद फिर जो नया खतियान बनाने का प्रोसेस है वंशावली के आधार पर, वो कार्य किया जाएगा। तो पहली चीज़ जो आपने अभी पूछा है कि पेपर में ये चीज़ दिया हुआ था कि सादे पेपर पे स्वअभिप्रमाणित करके वंशावली बनाकर आप देंगे तो वो वैलिड होगा या नहीं होगा, तो वो 100% वैलिड होगा। आप लोगों को कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी कार्यालय का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है।
आप लोग सादे पेपर पे अपना वंशावली बनाकर उस पे हस्ताक्षर करके लाके सबमिट कर सकते हैं, उसकी 100% मान्यता रहेगी। दूसरी चीज़ जो आपने अभी पूछा है कि मौखिक बंटवारा का वैल्यू होगा, ये चीज़ उसमें क्लियर नीचे लिखा हुआ है, नीचे शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे कि मौखिक बंटवारे का वैल्यू तभी होता है जब आपके सभी पाटीदार की सहमति उस पे हो, और उस सहमति के आधार पर अभी वर्तमान में आपको सहमति पत्र बनाना पड़ेगा कि हम लोगों का ये ऐसा ऐसा बंटवारा है जो पूर्व में किया गया था मौखिक रूप से, अभी हम लोग इस पे सहमत हैं, और उस बंटवारा को आप लोग जो शेड्यूल जिसको बोलते हैं उस शेड्यूल के अनुसार बनाकर सभी पक्ष का साइन करके, और गाँव के जो पंच वगैरह होते हैं जिसको उपस्थिति में आप लोग देखते होंगे कि गांव का समाज का काम होता है, तो वैसे लोगों की कम से कम 3 लोगों की गवाही के तौर पर साइन करवा कर आप वहां पर शेड्यूल पेश कर सकते हैं। उस शेड्यूल के आधार पर आपका नया सर्वे जो खतियान बनेगा उसके आधार पर बन सकता है। तो सिर्फ मौखिक बंटवारा करके और बिना किसी साक्ष्य के अगर आप बोलेंगे कि ये मौखिक बंटवारा हो चुका है तो उसके आधार पे काम नहीं होगा, वो सरकार उसकी मान्यता नहीं देती है। मौखिक बंटवारे का शेड्यूल भी होना चाहिए, शेड्यूल बनाइए और उस पर सभी की सहमति होना चाहिए, हर एक पक्ष उस पर सहमत होने चाहिए, सभी की उपस्थिति में उस पर हस्ताक्षर हुआ होना चाहिए। अगर सभी लोग सहमत हैं तो उस सहमति के आधार पर नया खतियान बनाने का प्रोसेस शुरू होगा। तो साथियों, आपने समझा, ये बिल्कुल सही चीज़ें हैं जो आपने पेपर में देखा है, लेकिन सर ने आपको बताया है कि लिखित तौर पर आपको देने होंगे। सर यहाँ पर समझना है कि जो ये शेड्यूल होता है सर, ये क्या होता है और लोग अगर बनाना चाहे तो इससे किस प्रकार बना सकता है? शेड्यूल जो है वो बंटवारा का एक फॉर्मेट है। वो किस के जैसे आपके पूर्वजों के नाम पे कोई ज़मीन है और पूर्वजों की मृत्यु हो गई है और अभी आपके कई वंशज हैं, तो सभी के बीच में जो बंटवारा हुआ है, जो आप लोग ज़मीन का बंटवारा करके रह रहे हैं, जो उत्कोर कर रहे हैं, उसको एक पेपर पे उतारना है। और पेपर पे उतारने का तरीका होता है, उसमें सबसे पहले आपके जो पूर्वजों के नाम पे जितनी ज़मीन है वो लेफ़्ट साइड में आप उसका एक कॉलम बना दीजिएगा कि पूर्वज का नाम ये था, उनके पिता का नाम ये था और उनके पास इतनी सारी ज़मीन थी। उसमें आपको लिखना है खाता संख्या, खेसरा संख्या, उसका रकबा और उसकी चौहद्दी आप लिख सकते हैं, जो आपका पेपर पे दर्ज है उस अनुसार भी लिख सकते हैं या वर्तमान के अनुसार भी दर्ज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप एक साथ उतार दीजिएगा कि आपकी टोटल ज़मीन आपके पूर्वजों के नाम पे कितनी थी। अब बात आती है कि उस ज़मीन का बंटवारा कितने लोगों के बीच में वितरण किया गया या कितने लोगों के बीच में बंटवारा किया गया है। तो वो सारे लोग जिनके बीच में बंटवारा किया गया है वो मद वाइज नंबर अलग अलग कॉलम बना दीजिएगा। जैसे मद नंबर 1 में एक आदमी का नाम रहेगा, एक पक्ष का नाम रहेगा, उसके बाद फिर कोई दूसरा पक्ष जिसके बीच में उसका बंटवारा हुआ है तो मद नंबर 2 लिख के उनका नाम लिख दीजिए, उनके पिता का नाम लिख दीजिए, मद नंबर 3। इस तरह से जितने लोगों के बीच में बंटवारा करना है आपको उतना कॉलम बनाकर ऊपर में उनका नाम अलग अलग दर्शा दीजिए। और नाम दर्शाने के बाद जो आपका बंटवारा है, जो ज़मीन कुल ज़मीन है, उस ज़मीन में ज़मीन का बंटवारा एक्चुअल में 2 तरह से होता है। एक तो ये है कि जैसे एक प्लॉट है और एक ही प्लॉट में अगर 4 भाई हैं तो उसको 4 पार्ट में कर दीजिए और 4 पार्ट में करके उसको अलग अलग हिस्सा दर्शा दीजिए। कुछ बंटवारा ऐसा भी लोग करते हैं कि प्लॉट वाइज बंटवारा कर लेते हैं, जैसे कि 4 प्लॉट आपके पास है और चारों भाइयों को एक एक प्लॉट अलग अलग दे दिया जाता है। तो ये बंटवारा करने का अलग अलग तरीका है। आपका बंटवारा जिस भी आधार पे हुआ है, या तो एक ही प्लॉट में पार्टीशन हुआ हो या फिर अलग अलग प्लॉट का बंटवारा हुआ हो, प्लॉट वाइज बंटवारा जिसको बोलते हैं, तो वो आपके नाम के नीचे जिसको जितना हिस्सा मिला है उसका खाता नंबर, उसका खेसरा नंबर और उसका रकबा और उसकी चौहद्दी, ये चारों चीज़ दर्ज करना है। मद नंबर 1 में उनको जितना भी हिस्सा मिला हुआ, जो भी खाता संख्या है, जो भी खेसरा संख्या है, उसका जो रकबा है, उसकी जो चौहद्दी है वो वहाँ पर दर्ज करेंगे। उसी अनुसार फिर मद नंबर 2 में दर्ज किया जाएगा। फिर उसी अनुसार अगर मद नंबर 3 है तो वैसे दर्ज करेंगे और आगे ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। जितने भी लोगों के बीच में, जितने पक्षों के बीच में बंटवारा किया गया है सभी का उस पर अलग अलग मत में नाम लिखकर दर्ज किया जाएगा। नीचे में सभी की सहमति हेतु आप लोग साइन करवाएंगे। जितने पक्ष के बीच में उन लोगों का बंटवारा आप लोगों का हुआ है, मद नंबर के हिसाब से जितने भी मद हैं वो सारे लोग उस पर सहमति का साइन करेंगे और उस सहमति के साइन से ये जाहिर होगा कि हाँ बिल्कुल आप लोग अपनी सहमति से ये बंटवारा किए हैं और बंटवारा के उपरांत जो शेड्यूल आपका बना है उस शेड्यूल के अनुसार आप लोग काम कराना चाहते हैं। उसकी सत्यता की जाँच के लिए गांव के जो पंच वगैरह होते हैं उनसे भी आप लोग 2-3 लोगों से गवाह के तौर पे साइन ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आप लोग 5 भाई हैं,
5 मद उसमें बनाए और मद वाइज बंटवारा कर लिए। एक भाई को कुछ ज़रूरत पड़ी और वो बाहर चला गया, वो मेरे समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया किसी कारणवश। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि बाद में हो सकता है वो भाई का साइन वो सही में किया है या उसका साइन किसी और के द्वारा कर दिया गया है, ये संशय की स्थिति बनती है। ऐसी संशय की स्थिति बनने के लिए जो आपके गांव के समाज के जो पंच होते हैं, जो गवाही के तौर पर जिनकी उपस्थिति में आप लोगों का बंटवारा हुआ है, जिनके उपस्थिति में आप लोग बैठ के सारा अपना बंटवारा किए हैं, तो वैसे लोगों का उस पर हस्ताक्षर 2-3 लोगों का करवा दीजिए ताकि ये सत्यापित हो जाए कि उनकी उपस्थिति में ये बंटवारा किया गया है। और अगर वो सत्यापित कर देते हैं, इसका मतलब कि 5 अगर भाई हैं आपके, 5 मद है उसमें, तो पाँचों भाई वहाँ पर उपस्थित थे तभी बंटवारा हुआ है, एक तरह का ये वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद हम लोगों को भाई अगर कोई उस पर संशय की स्थिति बनती है तो उसका अपने स्तर से जांच पड़ताल करवाते हैं। नहीं तो जितने लोगों के बीच में बंटवारा हुआ है सभी लोग अगर उपस्थित होकर वहाँ पर ये वेरिफिकेशन दे देते हैं कि हाँ हम लोग सहमत हैं, इसके आधार पर बंटवारा कर दिया जाए, तो फिर उसके आधार पर अलग अलग बंटवारा करके नया नया खतियान हर एक रैयत के नाम से अलग अलग बना दिया जाता है। तो ये शेड्यूल जो है ये एक बंटवारा नामा का फॉर्मेट है। ये किसी भी खुद से भी आप बना सकते हैं या आपके गांव के समाज के जो अमानत का काम करते हैं उन लोगों से भी बनवा सकते हैं। जिन लोगों को जानकारी है वो खुद से भी बना सकते हैं, इसको अलग से कहीं पे बनाने की ज़रूरत नहीं। सर काफ़ी सारे लोग अभी जो है सर्वे को लेकर वंशावली बना रहे हैं, तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या है कि उनके अभी पिताजी जीवित है, लेकिन उसमें क्या है कि वो दिखा देते हैं कि अपने चाहते हैं उनके पोता है, वो चाहते कि भाई पिता के जीवित रहते हुए भी मेरे नाम से हो जाएगा, तो गलत तरीके से वंशावली बना रहे हैं। सर एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में वंशावली बनाने के सही तरीका क्या है, किस प्रकार उसको दिखाना है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए वंशावली जो आप लोग बनाएंगे तो वंशावली में सबसे पहले जो पेपर पे जिनका नाम है, जैसे आपका खतियान की बात अगर हम करते हैं कि खतियानी ज़मीन आपका है, तो पेपर में अगर आपके बाबा का नाम है तो वंशावली आपके बाबा के नाम से शुरू होगी, वो उसके ऊपर से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में जिनका भी नाम है वहाँ से आप शुरू करेंगे। जैसे पेपर में आपके बाबा का नाम है तो सबसे पहले जो वंशावली में नाम दर्ज होगा वो आपके बाबा का नाम दर्ज होगा और उनके पिता का नाम लिख दीजिएगा ताकि वो वेरिफिकेशन खतियान के अनुसार हो जाए कि खतियान में जो नाम लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ बाबा का नाम लिख के छोड़ देंगे तो पर बाबा का नाम वहाँ पर दर्ज नहीं होगा और आपके खतियान में एक ही नाम के 2 आदमी और 3 आदमी अगर आपके गांव में हैं तो वहाँ पे संशय की स्थिति बनती है। तो आप जब भी वंशावली बनाएंगे तो पेपर में जैसे नाम लिखा रहता है, जैसे रैयत का नाम एवं पिता का नाम दर्ज रहता है, वैसे ही वंशावली में ऊपर में आप रैयत का नाम और पिता का नाम वहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसके नीचे उस रैयत के जितने भी वंशज होंगे, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, सभी का नाम दर्ज किया जाएगा। वंशावली जो ख़त्म होती है वो जीवित रैयत आके जहाँ पे ख़त्म हो जाता है वहीं पे वंशावली को आपको क्लोज कर देना है। ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी जीवित हैं और आप वंशावली में नीचे में अपना नाम दर्ज कर लिए। तो ऐसे केस में अगर जीवित आपके पिताजी हैं तो आपको पिताजी पे ही लाके वंशावली को स्टॉप कर देना है, रोक देना है, उसके नीचे नाम दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पिताजी की मृत्यु हो गई है तो फिर आपके माता अगर जीवित हैं तो माता का नाम नीचे लिखाएगा मसूमात करके और फिर आपके जितने भी भाई बहन हैं सब लोगों का नाम वहाँ पर दर्ज किया जाएगा। तो वंशावली में बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि किसी भी रैयत को, किसी भी आदमी को गलत तरीके से स्वर्गीय नहीं दर्शाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर्वे हो रहा है, चलो चालाकी दिखा लेते हैं और अगर पिता की मृत्यु नहीं हुई है और पिता के नाम पे हम ज़मीन रखना नहीं चाहते हैं, वंशावली में स्वर्गीय लगा दिए और नीचे में अपने सारे भाइयों और बहनों का नाम दर्ज कर दिए ताकि खतियान मेरे नाम पे दर्ज हो जाए। तो आप लोगों को मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि जो वंशावली आप प्रस्तुत करेंगे, जो हमको उपलब्ध करवाएंगे, उस वंशावली का वेरिफिकेशन हम लोग अपने स्तर से, विभागीय स्तर से करवाते हैं, जो गाँव में आम सभा लगाकर करवाते हैं। तो अगर आपके गांव में वो नाम पढ़कर हम सुनाएंगे और पढ़ने के बाद अगर उसमें स्वर्गीय लगा होगा, इसका मतलब है कि उनकी मृत्यु हो चुकी होंगी, तो आपके ही समाज के लोग वहां पर आपत्ति तुरंत कर देंगे कि ये जो वंशावली बनाई गई है इसमें जो स्वर्गीय लगाया गया है ये गलत है, ये तो अभी जीवित हैं, इनकी मृत्यु नहीं हुई है। तो वैसा कंडीशन आप लोगों के साथ नहीं आए कि आपको समाज में शर्मसार होना पड़े, गलत लोगों के बहकावे में आकर गलत वंशावली नहीं बनाए। वंशावली हमेशा सही तरीके से बनाएं और वंशावली में यही तरीका जो मैंने
मैंने अभी बताया है कि पेपर में जिनका नाम है वहाँ से शुरू करें और जीवित रैयत जहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे वंशावली स्टॉप कर दें, उसके नीचे वंशावली में वंश वृक्ष बनाने की ज़रूरत नहीं। सर जैसा कि आपने बताया कि अगर मेरे बाबा के नाम से ज़मीन है तो उसको हम डायरेक्ट हम अपने नाम से नहीं करवा सकते हैं, मेरा पिताजी अभी जीवित है तो फिर हम अपने नाम से करवाने के लिए क्या प्रोसेस को अपनाएंगे? देखिए, ज़मीन को ट्रांसफ़र करने का एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया आप लोगों को पता ही होगा, और वो है प्रक्रिया रजिस्ट्री। अगर आपके पिताजी जीवित हैं, पिताजी की मृत्यु नहीं हुई है और आप फिर भी चाहते हैं कि पिताजी वृद्ध हो गए या उनके पास इतनी ज़मीन है कि जिसको जोत-आबाद करने में उनको परेशानी हो रही है, तो अपने पिताजी से आप अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा सकते हैं। रजिस्ट्री अगर आपके पिताजी उस ज़मीन को कर देते हैं तो उसके आधार पर नया खतियान आपके नाम पे दर्ज हो सकता है। लेकिन खतियानी ज़मीन का, पूर्वजों की ज़मीन का बंटवारा के अनुसार अगर आप पिता के जीवित रहते हुए नीचे लाने की कोशिश करेंगे तो वो संभव नहीं है, वो अभी वर्तमान में नहीं होगा। पिताजी के नाम पे ही नया खतियान बनेगा। लेकिन अगर आप लोगों को अपने नाम पे लाना है, जो जीवित पुत्र या पुत्रियां हैं उनको चाहिए कि अपने नाम पे नया खतियान बन जाए, तो आपको पिताजी से केवाला करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा। सर बहुत सारी बेटियां हैं जो चाहती है कि हम उस ज़मीन में हिस्सा लें, तो उनका क्या प्रोसेस है? क्योंकि कई सारे बेटियां का कमेंट आया कि सर इसका क्या प्रोसेस है, वो बताइए। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है और सरकार का भी आदेश है कि पिता की संपत्ति में जितना अधिकार पुत्र का होता है, सेम अधिकार पुत्री का भी होता है। तो अगर बेटी अपना हिस्सा लेना चाहती हैं तो वो इस सर्वे के प्रोसेस में अपना दावा प्रस्तुत कर सकती हैं, अपना फॉर्म भर सकती हैं। फॉर्म भरने के बाद किस्तवार की प्रक्रिया होती है, वहाँ पे अपना दखल कब्जा दिखा सकती हैं, या खानापुरी के समय अपना सारा साक्ष्य जमा करके अपने नाम पर या तो संयुक्त खाता या फिर अगर बंटवारा हो गया है तो बंटवारा के अनुसार खतियान दर्ज करवा सकती हैं। बेटी को ये पूरा ऑप्शन दिया गया है कि अगर वो हिस्सा लेना चाहती हैं तो वो अपना अधिकार समर्पित कर सकती हैं, और अगर नहीं लेना चाहती हैं, बहुत सारी जगहों पे आप लोग देखते होंगे 95% लोग ऐसे होते हैं जो बेटियों के शादी में इतना खर्च कर देते हैं कि बेटी उस ज़मीन में, उस जायदाद में हिस्सा नहीं लेती हैं। उनका ये मानना रहता है कि मेरी शादी में इतना खर्च हो गया है, जो लगभग संपत्ति के बराबर के आसपास रहती है, तो वो लोग हिस्सा नहीं लेती हैं। तो वैसी स्थिति में आप लोग वंशावली में बहन और बेटी का नाम तो हर हाल में दर्शाइएगा, लेकिन हिस्सेदारी ख़त्म करने के लिए, उनका नाम खतियान में दर्ज नहीं करने के लिए, फिर अपनी बहन या बेटी या बुआ जो भी हैं आपकी, उनसे एक एनओसी आप लोगों को लेना पड़ेगा। ये एनओसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट के तौर पर बनता है। ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास एफिडेविट बनवाइएगा, उसमें डिटेल लिखा रहता है कि जो भी पिता की संपत्ति है इसमें हम हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, भाइयों के बीच में ही इसका वितरण किया जा सकता है, हमको इस पर कोई आपत्ति नहीं है, भविष्य में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। तो अगर आपकी बहन, बेटी या फिर बुआ जो भी हैं आपके ख़ानदान में, वो हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं या उनको हिस्सा नहीं मिला हुआ है, तो उनसे आप एक एनओसी ले लीजिए और उस एनओसी के आधार पर नया खतियान जो बनेगा वहाँ से आपकी बहन और बेटी या बुआ जो भी हैं उनका नाम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी बहन, बेटी, बुआ दावा करती हैं किसी ज़मीन पे कि ये मेरे पूर्वजों की ज़मीन है, इसमें मेरा भी अधिकार होना है, तो वो पूर्ण रूप से आज़ाद हैं। वो सारे लोग अपना अपना दावा प्रपत्र 2 और 3 का जो फॉर्म अभी भरा रहा है उस फॉर्म में दावा प्रस्तुत कर सकती हैं, या इसके आगे के प्रक्रम में भी, जब भी खानापुरी का प्रक्रम हो या दावा आपत्ति का प्रक्रम हो, इस प्रक्रम में भी वो अपना दावा प्रस्तुत कर सकती हैं, और जो भी साक्ष्य है, जो आपके पूर्वजों के नाम पे ज़मीन है, वो साक्ष्य उपलब्ध करवाकर अपना नाम वहाँ पर दर्ज करवा सकती हैं। सर कोई ज़मीन मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हाल ही में खरीदा, उन्होंने दाखिल खारिज के लिए आवेदन भी दे दिया है, लेकिन आवेदन अप्रूव नहीं हो रहा है। आवेदन अप्रूव के लिए उनसे कर्मचारी मोटी रकम मांगती है और वो व्यक्ति चाहते हैं कि भाई उस ज़मीन का मैं सर्वे करवाऊँ, तो इसका क्या प्रोसेस होगा, इसके बारे में सर? देखिए, सर्वे का प्रक्रम जो है, इस प्रक्रम में पूरा प्रावधान ये है कि आपके ज़मीन का पूरा सत्यापन करके, आपका जो प्रमाण है उसके आधार पर उसकी जांच करके आपके नाम पे नया खतियान बनाया जा सके। जहाँ तक मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मैंने नया केवाला करवाया, लेकिन नया केवाला कराने के उपरांत दाखिल खारिज नहीं हुआ, उसका बहुत सारा कारण हो सकता है। कर्मचारी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, या फिर समय के नहीं रहने के कारण दाखिल खारिज का एप्लीकेशन ही नहीं दिया गया, इस तरह की बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो आप लोगों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। दाखिल खारिज का प्रोसेस जो होता है वो सर्वे के प्रक्रम में भी होगा। जैसे दाखिल खारिज का प्रोसेस है, सेम प्रोसेस सर्वे के प्रक्रम में भी है। आपके पास जो केवाला है, उस केवाला के आधार पर आप अपना दावा समर्पित करें। समर्पित करने के उपरांत उसकी जांच हम लोग अपने स्तर से करवाते हैं। आपकी ज़मीन पे शांतिपूर्ण दखल कब्जा होना चाहिए और आपका उसके
उसका उस ज़मीन का आपके पास प्रमाण होना चाहिए जो कि केवाला है। तो अगर केवाला आपके पास है, सही लोगों के द्वारा केवाला किया गया है, ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग किसी और के नाम की ज़मीन है और केवाला किन्हीं दूसरे के द्वारा कर दिया गया है। जैसे आपके बड़े भाई के नाम पे केवाला था और छोटे भाई ने उसकी रजिस्ट्री कर दी। इस तरह का मामला कई बार देखने को मिलता है। तो अगर सही लोगों के द्वारा आपको केवाला किया गया है और केवाला बिल्कुल सही है और आपका उस ज़मीन पे शांतिपूर्ण दखल कब्जा भी है, तो आपको दाखिल खारिज कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है या रिजेक्ट हो गया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर्वे के प्रक्रम में ये पूर्ण रूप से उसका सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन में अगर वो सही पाया जाता है तो आपके नाम से नया खतियान बनाने का प्रोसेस होगा। तो दाखिल खारिज से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है, जमाबंदी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन का एक ही रिप्लाई ये है कि आपको दाखिल खारिज करवाने की या जमाबंदी कायम करवाने की अभी वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वे के प्रक्रम में इसका पूरा प्रावधान है। आप आइए और आप आके अपना जो भी दावा है प्रमाण के आधार पर दावा प्रस्तुत कीजिए। उसकी जांच हम लोग अपने स्तर से करेंगे। जांच करने के उपरांत अगर वो सही पाया जाता है तो आपके नाम से नया खतियान बनाने का प्रोसेस कर दिया जाएगा। उसको अलग से दाखिल खारिज कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के ज़मीन पर अपना कह करके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर देते हैं तो उनके मेन मालिक के तरफ से अगर कोई कंप्लेन दर्ज किया जाता है तो ऐसे में क्या हम पर कार्रवाई हो सकती है? अगर कार्रवाई हो सकती है तो कितने दिनों का सजा मिलेगा? देखिए, आप से जो प्रपत्र 2 और 3(1) भर रहे हैं अभी, तो वह उस प्रपत्र 2 और 3(1) का कोई जांच नहीं है। आप जो फॉर्म भरेंगे वो फॉर्म जमा कर लिया जाएगा शिविर कार्यालय में। उसके बाद उसकी जांच की जाती है। जांच करने के लिए 2 चीज़ की जाती है। पहला तो आपका प्लॉट चेकिंग होता है कि जो प्लॉट आपने उसमें दर्ज किया है वो आपके दखल कब्जे में है या नहीं है, वो चीज़ दर्ज किया जाएगा। उसके बाद आपका पेपर का मिलान किया जाएगा। तो मिलान करने के लिए आपसे ओरिजिनल दस्तावेज़ मांगा जाएगा, ओरिजिनल खतियान मांगा जाएगा। जो भी प्रमाण आपके पास है, जिसकी फ़ोटोकॉपी, जिसकी छाया प्रति आप मुझे उपलब्ध करवाए हैं, उसका ओरिजिनल कॉपी मांगा जाएगा आपसे और ओरिजिनल कॉपी दिखाने के उपरांत ही फिर आपका नया खतियान बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति की ज़मीन पे कोई फॉर्म भर देता है तो वैसी स्थिति में फॉर्म तो आप भर देंगे, लेकिन आपका उस ज़मीन पे ना तो दखल कब्जा होगा, ना ही आपका उस ज़मीन का प्रमाण आपके पास होगा। तो वैसी स्थिति में आपके फॉर्म भर देने से भी आपके नाम पे कोई खतियान बनने नहीं जा रहा है। तो इसलिए वो फॉर्म भर के कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए कोई प्रावधान नहीं कि आप फॉर्म भर दिए तो फॉर्म के आधार पे ही सर्वे का काम हो जाएगा। तो आपने एक क्वेश्चन किया है कि फॉर्म अगर भर देते हैं तो इस पर कोई सज़ा हमको मिल सकती है या नहीं। तो विभाग की तरफ से अभी तक इस पर कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि अगर कोई दावा करता है किसी ज़मीन पे तो दावा करने में अगर वो विफल हो जाता है तो उसको कोई सज़ा दी जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से दावा कर रहे हैं, सामने वाला जिसकी ज़मीन होगी वो अपने पेपर के आधार पे दावा करेगा और जो दावा करता सही पाया जाएगा, जिनके पास ज़मीन पे दखल भी हो और उसका प्रमाण भी हो, तो ये दोनों चेक करने के बाद अगर सही जो पाया जाएगा उसके नाम पे खतियान बनाने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। सर, खतियान हमारा है लेकिन कब्जा कोई दूसरा व्यक्ति कर लिया है, ऐसे स्थिति में किनके नाम से सर्वे होगा? ये सर्वे जो है, ये खतियान बनाने का सर्वे का प्रोसेस जो होता है वो आपके रिकॉर्ड के बेस पर डिसाइड होता है कि ज़मीन का जो ऑनर है वो ऑनर्स कौन है, ये डिसाइड करना आपके रिकॉर्ड पे डिपेंड करता है। अगर खतियान आपके नाम से है या आपके पूर्वजों के नाम से है, ज़मीन पे ज़बरदस्ती कोई कब्ज़ा किए हुआ है, तो ज़बरदस्ती कब्ज़ा के केस में उनके नाम से खतियान किसी भी हाल में नहीं बनेगा। जो उसके ओरिजिनल ऑनर होंगे, जो मालिक होंगे, उनके वंशज होंगे या जीवित, या फिर वो खुद अगर जीवित होंगे तो उनके नाम से नया खतियान बनाने का प्रोसेस होगा। लेकिन उसमें एक चीज़ आती है कि आपके नाम की आपके पूर्वजों के नाम पे खतियान था और उसी समय से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस ज़मीन पे दखल कब्ज़ा किया गया हो और आपको आज तक उस पर कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा भी केस देखने को मिलता है कि आपके पूर्वजों के ज़माने से 50 साल 60 साल पुराने ज़माने से उस ज़मीन पे उसका दखल कब्ज़ा है और आपके द्वारा उस पर आज तक कोई आपत्ति नहीं की गई है। तो वैसी स्थिति में एक केस ये भी बनता है कि बकब्ज़े में उनका नाम डाला जाए। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं होगी तो अभियुक्ति कॉलम में बकब्ज़े में जिसका कब्ज़ा होगा उसका नाम डाला जा सकता है। लेकिन अगर आपके द्वारा कभी भी उस पर आपत्ति किया गया हो, पूर्व में किसी भी स्टेज पे
आपके द्वारा आपत्ति किया गया हो और आपके पास उसका पेपर है, सामने वाले के पास पेपर नहीं है, सिर्फ उसका दखल कब्जा है, तो ऐसी स्थिति में खतियान आपके नाम से बनेगा, आपके जो जीवित वंशज होंगे उनके नाम से बनेगा, दखलकर्ता के नाम से नहीं बनेगा। सर, एक आम आदमी को सर्वे करवाने के लिए मूल रूप से क्या क्या दस्तावेज देनी होगी? देखिए, सर्वे करवाने के लिए सबसे पहला जो दस्तावेज मान्य होता है वो कोई भी ज़मीन का सबसे पहला प्रमाण जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके बेस पे टाइटल डिसाइड होता है, वो उस ज़मीन का खतियान होता है। तो अगर आपके पास कोई खतियानी ज़मीन है और खतियानी ज़मीन पे आप दावा कर रहे हैं, आपके पूर्वजों के नाम पे खतियान दर्ज है, तो वैसी स्थिति में आपका खतियान का जो छाया प्रति है वो एक छाया प्रति प्रस्तुत करनी पड़ेगी, उसकी मूल कॉपी आपको दिखा के सत्यापित करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पूर्वजों के नाम पे अगर कोई भी ज़मीन हो, केवाला हो या खतियान हो, तो वैसी स्थिति में आपको वंशावली प्रस्तुत करनी पड़ेगी, जो आप ये प्रमाणित करेंगे कि खतियान या केवाला में जिन लोगों का नाम है वो आपके पूर्वज हैं और आप उनके जीवित वंशज हैं। ये चीज़ प्रमाणित करने के लिए वंशावली की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगर कोई क्रय से प्राप्त भूमि है, जिसको केवाला से प्राप्त भूमि हम लोग बोलते हैं, तो अगर केवाला से प्राप्त भूमि है तो केवाला की छाया प्रति आपको लगानी पड़ेगी और वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पर्चा से प्राप्त होती है भूमि। पर्चा भी कई तरह का होता है, जैसे बंदोबस्ती पर्चा सरकारी ज़मीन के केस में होता है, रैयती के ज़मीन के केस में वास्कित पर्चा होता है, सीलिंग एक्ट से भी बहुत सारे लोगों को भू हदबंदी का पर्चा निर्गत होता है, तो भू हदबंदी का पर्चा भी एक तरह का है। भूदान से भी बहुत सारे लोगों को पर्चा निर्गत किया जाता है, तो भूदान का पर्चा अगर आपके पास है तो ऐसी स्थिति में जिस पर्चा से आपका निर्गत है भूमि, जिस पर्चा से आपको प्राप्त है, बंदोबस्ती हो, वास्कित हो, भूदान हो या आपको परवाना, जिसको भू हदबंदी का पर्चा बोलते हैं, तो अगर किसी पर्चा से प्राप्त हो तो उस पर्चा का छाया प्रति लगानी है। आपको अपना आधार कार्ड की छाया प्रति लगानी है। आधार कार्ड पे अगर आपका अस्थाई पता नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका अस्थाई पता गांव का होगा लेकिन वो आधार अपना किसी दूसरे जगह से बनवाए होंगे, तो प्रेजेंट एड्रेस जो होता है आपका वही उस पे आधार कार्ड पे रहता है। तो अगर अस्थाई पता आपका आधार कार्ड पे दर्ज नहीं है तो अस्थाई पता से संबंधित कोई ऐसा साक्ष्य, कोई ऐसा दस्तावेज आप जमा करेंगे जिसके आधार पर आपका जो अस्थाई पता है वो डिसाइड हो सके। उसमें आपका वोटर ID कार्ड हो सकता है या आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो सकता है या आपका इस तरह का और भी प्रमाण आता है वो पेपर हो सकता है। तो अगर अस्थाई पता आपको निर्धारित करना है, आधार कार्ड पे आपका पता कहीं और का है, तो अस्थाई पता के लिए आपको अलग से कोई साक्ष्य उसमें लगाना पड़ेगा। तो ये सारा पेपर है जिसके आधार पर आप अपना सर्वे करवा सकते हैं। आपकी ज़मीन जिस तरह की है, खतियानी ज़मीन है तो खतियान, केवाला की ज़मीन है तो केवाला, पर्चा की ज़मीन है तो पर्चा, जैसा भी आपके पास प्रमाण है उस प्रमाण का एक छाया प्रति लगाना है, आधार कार्ड की एक छाया प्रति लगानी है। अगर अस्थाई पता से रिलेटेड कोई इशू है तो वहाँ पर आपको अस्थाई पता के प्रमाण के तौर पर कोई भी दूसरा दस्तावेज़ लगाना है। और बहुत सारे केस में आप लोग देखते होंगे, जैसे केवाला में जो होता है वो नाम में थोड़ा बहुत का अंतर हो जाता है। आपका नाम जैसे राम शंकर है, केवाला पे सिर्फ शंकर चढ़ गया, राम छूट गया किसी कारण से, या उस समय राम शंकर को शंकर शंकर ही बोलते थे तो केवाला पे भी दर्ज हो गया। तो थोड़ा बहुत का अंतर जो होता है, पिता का नाम आपका बिल्कुल सही है लेकिन नाम में आपका राम छूट गया, तो ऐसी स्थिति में आपको एफिडेविट बनाने की ज़रूरत होगी, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनेगा। तो ये सारी प्रक्रिया जो खानापुरी के समय होगी वो चेक करके आपको बताया जाएगा आपका पेपर कि इस पेपर में ये चीज़ कमी है, वो उस समय आप उपलब्ध करवा सकते हैं। वर्तमान में आपके पास जो मेन पेपर है वो खतियान है, खतियान के साथ साथ आपका वंशावली है, आपका केवाला है और जो पर्चा से प्राप्त भूमि है तो उसका पर्चा है और आधार कार्ड है। सिर्फ इतने पेपर की अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी जो आपको फॉर्म के साथ जमा करना है। अगर ये सारा पेपर अभी आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, समस्या हो रहा है लाने में निकालने में, अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप इस पेपर को खानापुरी के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी सिर्फ आप जो फॉर्म 3 पेज का है वो 3 पेज का फॉर्म भी भर के कार्यालय को समर्पित कर सकते हैं। और आगे की जो प्रक्रिया होगी जिसको खानापुरी की प्रक्रिया बोलते हैं, जिसमें आपका मालिकाना हक डिसाइड किया जाता है, उस समय भी अपना सारा दस्तावेज, अपना सारा प्रूफ जमा कर सकते हैं। उसके आधार पर सर्वे का काम होगा। सर, जब पत्र 2 हम भरते हैं वहाँ पर जो है रैयत का नाम देना है। ऐसे में जो जिनके नाम से ज़मीन है उन रैयत का मृत्यु हो चुका है, ऐसे में क्या वहाँ पर किनका नाम दिलाएगा? उनके पुत्र का नाम दिलाएगा या फिर जिनके नाम से ज़मीन है, जिनका मृत्यु हो चुका है, उनका ही नाम दिलाएगा? देखिए, प्रपत्र 2 जो वैसे व्यक्ति भरेंगे जो ज़मीन धारित करते हैं, जो ज़मीन जोत कोर कर रहे हैं,
तो मृत आदमी तो ज़मीन का जोत कोर करेगा नहीं, जो जीवित रैयत होंगे, जो जीवित वंशज होंगे उसके, वही उसको जोत कोर कर रहे होंगे। तो प्रपत्र 2 का जो पहला कॉलम रैयत का नाम है, वो रैयत के नाम में हमेशा जो जीवित व्यक्ति उस ज़मीन को जोत रहे हैं, जिनके द्वारा उसका जोत कोर किया जा रहा है, उस जीवित व्यक्ति का नाम दर्ज होगा। ऐसा स्थिति भी हो सकता है कि आपके पूर्वजों के नाम पे ज़मीन हो, आपके बाबा के नाम पे, आपके पिताजी के नाम पे ज़मीन हो और उनकी मृत्यु हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में आप अगर जोत रहे हैं तो आप अपना नाम दर्ज करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई केवाला है जिसमें आपके पिताजी की ज़मीन है, पिताजी के नाम पे केवाला है और पिताजी ने बंटवारा करके मौखिक रूप से आपको दे दिया हो और अभी आप जोत कोर कर रहे हो, तो वैसी स्थिति में आपको अपना नाम नहीं दर्ज करना है। जिनका नाम पेपर पे दर्ज है और वो व्यक्ति जीवित हैं तो उनका नाम दर्ज किया जाएगा। उनके मृत्यु के उपरांत ही आपका वंशज होने के नाते आपका नाम दर्ज होगा। अन्यथा की स्थिति में अगर जिनका नाम पेपर पे है और वो जीवित हैं तो उनका नाम दर्ज किया जाएगा। सर क्या वंशावली सबको देना जरूरी है? वंशावली जो है ये प्रूफ करने का एक तरीका है कि पेपर में जिनका नाम है वो आपके पूर्वज हैं, तो वैसा पेपर जो आपके पूर्वजों के नाम पे हो, चाहे वो खतियान हो या चाहे वो केवाला हो और उनकी मृत्यु हो गई हो, केवाला या खतियानधारी की मृत्यु हो गई हो और उनके वंशज के द्वारा अभी ज़मीन का जोत आबाद किया जा रहा हो, तो वैसी स्थिति में ही आपको वंशावली प्रस्तुत करना है। लेकिन अगर वैसा केवाला या वैसा खतियान जिसमें केवालाधारी या खतियानधारी जीवित हैं वर्तमान में, उनको वंशावली देने की आवश्यकता नहीं है, वो वंशावली प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है सिंपल कि जिनके नाम से पेपर है वो जीवित हैं तो वंशावली की आवश्यकता नहीं है। जिनके नाम से पेपर है उनकी मृत्यु हो गई है और उनके वंशज के द्वारा जोत आबाद किया जा रहा है, तो वंशजों के द्वारा प्रमाणित करने हेतु वंशावली को प्रस्तुत करना पड़ेगा, वो उपलब्ध करवाना पड़ेगा। सर कोई ज़मीन हम खरीदे हैं जो मृतक के नाम से ज़मीन है लेकिन उनके बेटा या पोता के द्वारा उस ज़मीन को बेचा गया है, और तो ऐसे में उस ज़मीन को सर्वे करवाने के लिए क्या हमें विक्रेता का भी वंशावली देना होगा? देखिए, किन्हीं के नाम पे खतियान है और खतियानधारी की मृत्यु हो गई है और उनके पूर्वजों, उनके वंशज के द्वारा कोई केवाला किया गया है, तो वैसी स्थिति में अगर मेरे पास उसका वंशावली आ जाता है, एक्चुअल में सर्वे का जो प्रावधान है उसमें यह है कि पूर्व का जो खतियान बना हुआ है उस खतियान के अनुसार हम लोग खाता वाइज वंशावली का निर्माण करते हैं। जो खतियान आपका पूर्व से निर्गत है, जो जैसे सीतामढ़ी की बात करते हैं तो सीतामढ़ी में रिविजनल सर्वे फाइनल हो चुका है, तो रिविजनल सर्वे का जो खतियान है उसके खतियान का जो खाता वाइज वंशावली हम लोगों को निर्माण करना है, वो वंशावली हम लोग अपने स्तर से भी निर्माण करते हैं और जो आप वंशावली प्रस्तुत करते हैं उसको भी प्रमाणित करके सत्यापित करके उसका कार्य किया जाता है। तो अगर मेरे पास वो वंशावली पहले से बना हुआ है, पहले से उपलब्ध है, तो आपको अलग से वंशावली प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं है। हम उससे मिलान करके ये चेक कर लेंगे कि आपके जो केवाला के विक्रेता हैं वो खतियानी रैयत के वंशज हैं या नहीं है, तो ये चीज़ वहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति भी बनती है कि उस रैयत का वंशावली हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो वैसी स्थिति में आपसे अगर उसका सत्यापन के क्रम में वंशावली का डिमांड किया जाता है, वंशावली की मांग की जाती है, तो आपको वंशावली उपलब्ध कराना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में अगर हम लोग अपने स्तर से उसका जांच करवाकर वंशावली के अनुसार उसका जांच करवा लेते हैं तो फिर आपको वंशावली प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं होगी। सर कोई महिला जिनके पति का मृत्यु हो चुका है तो उनका वंशावली कैसे बनेगा? क्या उनके पुत्र का भी नाम उसमें देना होगा, पुत्री का भी नाम देना होगा, या फिर महिला तक ही सीमित रह जाएगा? देखिए, अगर पति के नाम पर कोई ज़मीन है और पति का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो वैसी स्थिति में जो वंशावली आप बनाइएगा तो पति के मृत्यु के उपरांत उसमें स्वर्गीय पति का नाम लिख दीजिएगा और फिर उसके नीचे पत्नी का नाम रहेगा और पत्नी के नीचे बच्चों का रहेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि पति की जो भी संपत्ति होती है उसमें पत्नी और बच्चों दोनों का हक होता है, तो अगर पत्नी और बच्चों के बीच में बंटवारा हो गया है तब तो वो अलग अलग अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। और अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो वैसी स्थिति में आपको वंशावली में पत्नी और बच्चों दोनों का नाम देना है और अभी जो नया खतियान खुलेगा वो पत्नी और बच्चों के नाम से संयुक्त खाता खुलेगा। तो साथियों, आपने जितने भी कमेंट किए थे, जो भी आपके डाउट्स है उसके ऊपर हमने जो है सर के साथ सेशन किया और जो भी आपने बोला था कि सर से पूछिए, तो मैंने पूछकर आपको सटीक जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश किया। इस वीडियो का रिक्वेस्ट है कि शेयर करना मत भूलें, क्योंकि शेयर करने से जानकारी लोगों तक पहुंचती है और हम लोग वीडियो इसलिए आपको उपलब्ध करवाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग सर्वे को लेकर घबराए हुए हैं, उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रहा है। तो सही जानकारी सर ने आपको बताया है,
आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर ने हर प्रोसेस बताया, डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभी आप प्रपत्र जो 2 है, 3(1) है, इसके अलावा दखल वाला फॉर्म है, उसको भरकर आप जमा कीजिए। वंशावली बनाने के सर ने प्रोसेस बता दिया, आप खुद से उसको बना सकते हैं। इसके अलावा शेड्यूल बनाना है वो खुद से बना सकते हैं, सारा प्रोसेस सर ने आपको बताया। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा अपना राय ज़रूर बताइएगा और सर के लिए एक प्यारा सा कमेंट करें। सर के समझाने के तरीका आपको कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।